अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो थ्योरी। कोर्स का नाम है इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो एनालिसिस एंड आई एम योर कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वाजिद रज़ा। पोर्टफोलियो थ्योरी से पहले हमें कुछ सवाल जानना ज़रूरी है। ये सवाल तकरीबन तमाम इन्वेस्टर्स के जहन में आते हैं कि हाउ कैन आई सेलेक्ट अमंग द थाउजेंड्स ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स। ये जो मार्केट में इतने ज़्यादा स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इनमें मैं अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ तो मैंने कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, या फिर अगर मैं पोर्टफोलियो बनाना चाहूँ तो कौन से स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में सेलेक्ट करूँ। और अब जो मैंने स्टॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं तो दूसरा जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है वो ये है कि तमाम सेलेक्ट किए गए स्टॉक्स में मैं कितनी इन्वेस्टमेंट करूँ, हर एक स्टॉक को मैं कितना वेट असाइन करूँ। इन सवालों को समझने के लिए हमें हेनरी मार्कोविट्ज का जो फेमस पोर्टफोलियो थ्योरी है वो आज हम पढ़ेंगे। ये असल में जो पोर्टफोलियो थ्योरी है ये आपको इन्हीं सवालों के जवाब देता है। So, famous work of Henry Markowitz 1956 explains the concept of portfolio theory. अब ये हेनरी मार्कोविट्ज एक फेमस स्कॉलर है। 1956 में इनका एक आर्टिकल प्रेजेंट हुआ पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन पे, और यही आर्टिकल में इन्होंने पोर्टफोलियो थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। ओवरऑल गोल ऑफ इन्वेस्टर इज टू मैक्सिमाइज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। अब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ये मार्कोविट्ज अपने थ्योरी में कहता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि अपना जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज करें, कि उनकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या है? एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को हम मेजर करते हैं रिटर्न माइनस रिस्क से। तो अगर आप इसकी इक्वेशन को देखें तो इट इज ई ऑफ यू विच इज एक्सपेक्टेड यूटिलिटी इज इक्वल टू ई ऑफ आर पी विच इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो माइनस लैम्डा इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो। आसान लफ्जों में अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी क्या है? ये आपका जितने रिटर्न है, रिटर्न से आप जब रिस्क माइनस करते हैं तो ये आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बनता है। तो जितना आपके रिटर्न ज्यादा होंगे और जितना आपका रिस्क कम होगा, उतना ही आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज होगी, उतनी ही आपकी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी ज्यादा होगी। तो ये मार्कोविट्स कहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करता है उसकी प्रायोरिटी ये होती है कि वो अपनी ये एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज करे। और ये तभी पॉसिबल है कि या तो आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो या फिर आपका रिस्क कम से कम हो। So, investor want to maximize the EU, which is possible if the investor maximizes expected return or minimizes risk of the portfolio. Now, a question arises how to maximize either the returns or minimize the risk. अब अगर मैंने अपनी यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है तो इसके दो शरायत हैं, या तो आप रिस्क मिनिमाइज करें या फिर अपना रिटर्न मैक्सिमाइज करें। तो क्वेश्चन ये आता है कि मैं फिर ऐसे कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करूं जहां से मेरा या तो रिस्क मिनिमाइज हो, कम से कम हो, या फिर वो जो मेरी पोर्टफोलियो बनती है वो मेरा रिटर्न मैक्सिमाइज करे। While achieving this goal, अब मार्कोविट्स कहता है कि ये जो गोल है एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का, ये जब इन्वेस्टर इसको हासिल करने की कोशिश करता है तो एक इन्वेस्टर के सामने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि व्हाट स्टॉक शुड दे इन्वेस्ट इन, कौन से स्टॉक्स में वो इन्वेस्टमेंट करें जिससे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो, हाउ मच दे शुड इन्वेस्ट इन ईच स्टॉक, और जो स्टॉक है अब तमाम स्टॉक्स में हर एक स्टॉक को कितना वेट प्रोवाइड करें। तो असल में पोर्टफोलियो थ्योरी का मेन मकसद ही इन दो सवालों के जवाब देना है कि कौन से स्टॉक सेलेक्ट किए जाएं और कितना वेट प्रोवाइड किया जाए। तो अगर आपको ये एक ऐसा कम्बिनेशन मिलता है स्टॉक्स और वेट का जो आपका रिटर्न मैक्सिमाइज करता है या फिर आपका रिस्क मिनिमाइज करता है, तो अल्टीमेटली वो आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करेगा। अब इस प्रॉब्लम पे हेनरी मार्कोविट्ज ने सबसे पहले काम किया और अपना मशहूर पेपर उन्होंने जर्नल ऑफ फाइनेंस में पब्लिश किया। ये अब गूगल स्कॉलर में अगर ये नीचे जो लिंक ये दिया है हेनरी मार्कोविट्ज 1952 पोर्टफोलियो सिलेक्शन जर्नल ऑफ फाइनेंस, अगर ये आप गूगल स्कॉलर में सर्च करते हैं तो आपको ये उनका फेमस रिसर्च पेपर मिल जाएगा। इसी रिसर्च पेपर उन्होंने पोर्टफोलियो थ्योरी पे बड़े इंटरेस्टिंग और डिटेल काम किया है। अब जो पोर्टफोलियो थ्योरी मार्कोविट ने प्रेजेंट की है उस थ्योरी की कुछ assumptions हैं। इन्वेस्टर आर रिस्क एवर्स, इन्वेस्टर लाइक एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। रिस्क एवर्स से मुराद कि इन्वेस्टर रिस्क को पसंद नहीं करते, और दूसरा जो एग्जाम्पशन है उसमें बताया गया है कि इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को
पसंद करते हैं। इन्वेस्टर डिसलाइक रिस्क ए मेजर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये इन्वेस्टर जो है ये रिस्क पसंद नहीं करते, और इस थ्योरी में उन्होंने रिस्क स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू मेजर किया है। एक और इजम्पशन है जिसको हम होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस कहते हैं, और इस इजम्पशन को हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, all investors have the same estimated of expected return, risk and correlation। होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन कहता है कि जो मार्केट में जितने इन्वेस्टर्स हैं उनके तमाम के एक्सपेक्टेशंस एक जैसे हैं, और वो जो रिस्क कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करते हैं, और कोरिलेशन जो एस्टिमेट करते हैं उनके एस्टिमेट इनके बारे में एक जैसे हैं। परफेक्ट मार्केट एक और इजम्पशन है। परफेक्ट मार्केट से मुराद है कि इन्वेस्टर कैन बोरो और लेंड एज मच एज दे वांट एट ए रिस्कलेस इंटरेस्ट रेट। अब ये कहता है कि जो मार्केट है उसमें जितने भी इन्वेस्टर हैं वो तमाम के तमाम इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट पे जितने पैसे चाहें वो उधार ले सकते हैं। एक और रिजम्पशन है, देयर आर नो ट्रांजैक्शन कास्ट इन द मार्केट। क्योंकि परफेक्ट मार्केट की बात हो रही है तो इस परफेक्ट मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे ट्रांजैक्शन कास्ट भी नहीं होता। आप जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट होता है। तो ये इजम्पशंस है मार्केट की थ्योरी की, लिहाजा जब आप मार्केट थ्योरी पढ़ते हैं तो उससे पहले इन इजम्पशन को आपने जहन नशीन रखना है। इजम्पशन से मुराद आप कह सकते हैं कि ये किस्म की शराइत हैं कि अगर ये इजम्पशन होल्ड करते हैं, अगर ये इजम्पशन ट्रू है तभी आपकी थ्योरी काम करेगी। अगर इन इजम्पशन में से एक भी वायलेट होता है तो आपकी थ्योरी फिर उस तरीके से काम नहीं करती। और अगर आप इन इजम्पशंस को देखें तो ज़्यादातर इजम्पशंस इनके बड़े आइडियलिस्टिक हैं, मतलब थ्योरी में तो वो पॉसिबल है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल मार्केट में आते हैं तो फिर ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से फिर जब हम मार्केट में प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हम थ्योरीज में चेंजेस करते हैं, और इन्हीं चेंजेस के बेसिस पे हम नए नए मॉडल्स मुतारिफ करवाते हैं। अच्छा, जब मार्केट जो थ्योरी है उसको हम पढ़ते हैं, पहले इसमें हम समझते हैं कि रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। For example, in case of Pakistan, almost 580 registered stocks are trading at Pakistan Stock Exchange. We can create thousands of combination of these stocks to make different portfolios. अब अगर आप देखें तो मार्केट में हजारों स्टॉक्स हैं। अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 580 प्लस स्टॉक्स रजिस्टर हैं। अब अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहें, लेट्स से 5 स्टॉक का, आप चाहते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक्स हों, तो आपने फिर मुख्तलिफ कम्बिनेशन ट्राई करने होंगे, मुख्तलिफ कंपनीज के स्टॉक्स ट्राई करने होंगे। तो अगर आप इन कम्बिनेशन को देखें तो 584 कंपनीज में अगर आप 5 स्टॉक्स के कम्बिनेशन बनाते हैं तो ये हजारों लाखों कम्बिनेशन बनते हैं। फिर इनमें आपने वेट देना है, कौन से स्टॉक को कितना वेट देना है, उस वेट के बुनियाद पे भी हजारों लाखों कम्बिनेशन बन सकते हैं। और ये जो कम्बिनेशन है, जो भी कम्बिनेशन आप बनाते हैं वही आपकी एक पोर्टफोलियो होती है। तो मार्केट्स कहता है कि ये जितने भी कम्बिनेशन है आपके पोर्टफोलियो के, या फिर जो आपके पास स्टॉक्स हैं और उनमें से आप जितने भी कम्बिनेशन बनाते हैं, जितने पोर्टफोलियोज आप बना सकते हैं, उन पोर्टफोलियोज को हम एक रिस्क और रिटर्न के ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं। और जितने ये कम्बिनेशन पॉसिबल कम्बिनेशन हमारे पास आते हैं इनको हम फीजिबल सेट कहते हैं। आइए मैं आपको इसको ग्राफ की सूरत में दिखाता हूँ। लेट अस सपोज आपने 5 स्टॉक सेलेक्ट किए, कोई सी भी 5 स्टॉक, तो जाहिर है जो स्टॉक्स आपने सेलेक्ट किए हैं ये आपके पोर्टफोलियो बन गई। अब इस पोर्टफोलियो का अपना रिस्क और अपना रिटर्न होगा। ये मैं आपको आगे लेक्चर में सिखा दूंगा कि पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन तरीकाकार वही होता है जो आप इंडिविजुअल स्टॉक्स के लिए करते थे, जो आप अरिथमेटिक मीन यूज करते थे रिटर्न के लिए, और रिस्क के लिए आप स्टैंडर्ड डिविएशन यूज करते थे। तो अगर आपको याद हो तो आपके पास 2 नंबर आ जाते हैं। सपोज रिस्क आ जाता है कि जनाब रिस्क आपका 10 यूनिट है इसमें, और रिटर्न आ जाता है कि रिटर्न आपका 12% है। तो जब आपके पास रिस्क और रिटर्न दोनों के वैल्यूज आ जाते हैं तो इनको आप एक्स वाई प्लॉट पे आप इनको प्लॉट कर सकते हैं। लेट अस सपोज ये एक प्लॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपने वाई एक्सिस पे हमेशा एक्सपेक्टेड रिटर्न रखने हैं, एक्स एक्सिस पे आपने एक्सपेक्टेड रिस्क रखना है। अभी अगर आपके एक पास एक पोर्टफोलियो है, सपोज उसका रिस्क इतना है, इस पॉइंट तक है, और उस पोर्टफोलियो का रिटर्न इस पॉइंट तक है, तो ये एक, अगर आप इस पोर्टफोलियो को इस ग्राफ पे प्लॉट करना चाहें तो ये पोर्टफोलियो आपकी यहाँ आएगी। इस तरह आपने एक और कम्बिनेशन बना लिया, उसका रिस्क एंड रिटर्न आपने प्लॉट कर दिया तो वो किसी और जगह प्लॉट हो जाएगा इस ग्राफ में। लेट अस से ये डॉट वो बता रहा है, और ये जितने भी डॉट्स बन रहे हैं
ये तमाम डॉट्स आपको वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बता रहे हैं जो आपके जितने पॉसिबल पोर्टफोलियोज बन रहे हैं। तो अब मार्कोविट कहता है कि आपके जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन आपके बन रहे हैं, अगर आप उन तमाम कॉम्बिनेशन को बनाएं, उसके बाद उसके रिस्क और रिटर्न कैलकुलेट करें और उस रिस्क और रिटर्न को फिर आप एक ग्राफ की सूरत में इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि जब भी आप पोर्टफोलियोज लेते हैं और उनके आप मतलब इस तरफ एक्स वाई प्लॉट पे उसको लगाते हैं, तो हमेशा इसकी सूरत कुछ ऐसी ही बनती है। ये जो अम्ब्रेला नुमा शक्ल बनती है, आप हकीकत में देखेंगे ये ऐसे ही बनता है। मैं आपको और नेक्स्ट क्लासेस में ये बता दूंगा। जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जब वो उनको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह से बनते हैं। और ये जितने डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, हर एक डॉट आपको एक पोर्टफोलियो बता रहा है कि ये एक कॉम्बिनेशन है। अब जो ये पोर्टफोलियोज हैं, जितने तमाम पॉसिबल पोर्टफोलियोज हैं, इनको हम फीजिबल सेट कहते हैं। फीजिबल सेट मींस कि ये वो तमाम कॉम्बिनेशंस है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और यहाँ ऊपर आपकी जो देखते हैं ये लाइन जो बना है, फिर ये जितने डॉट्स आपने लगाए हैं, इनके जो आखिरी सिरे पे जो डॉट्स हैं, उनको जब आप कनेक्ट करते हैं एक लाइन के थ्रू, तो इस लाइन को हम फिर एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। फिर आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे GMVP है, इसको हम ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कहते हैं। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन इस स्लाइड में आप सिर्फ इतना ही चेक करें कि मार्कोविट्स कहता है कि जितने भी आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जितने पोर्टफोलियोज बन रहे हैं, उनको आप एक रिस्क रिटर्न ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हैं और जितने डॉट्स आपके पास आते हैं वो तमाम आपका फीजिबल सेट है, विच मीन्स कि आप इनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। Now, where is the low risk portfolio? अब इस प्लॉट पे आपसे पूछा जा सकता है कि लो रिस्क पोर्टफोलियो कौन सी है। तो इस प्लॉट को अगर आप गौर से देखें तो नीचे एक्स एक्सेस पे आपका रिस्क है, वाई एक्सेस पे आपका रिटर्न है। तो जितना हम एक्स एक्सेस पे दाएं तरफ जाते हैं, राइट तरफ जाते हैं, उतना आपका रिस्क बढ़ता है। सपोज ये जो वाली पोर्टफोलियो नजर आ रही है, इसका रिस्क कम है क्योंकि आप देखें ये यहाँ पे है, इस पॉइंट पे है। लेकिन इसके मुकाबले में ये जो डॉट नजर आ रहा है, इसका रिस्क ज्यादा है क्योंकि ये इस पॉइंट पे है। तो अगर इसको मैं 5 कहूं तो इस वाले पोर्टफोलियो का रिस्क 5 है और इसके मुकाबले में इस वाले पोर्टफोलियो का रिस्क फिर यहाँ पे 10 बनता है। इस तरीके से अगर आप वाई एक्सेस पे देखें तो ये आपका रिटर्न बता रहा है। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो होगा उसका रिटर्न कम है, फिर यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न ज्यादा है। तो ये वाली जो पोर्टफोलियो है इसका रिटर्न कम है मुकाबले में इस वाले पोर्टफोलियो के। तो अब अगर मैं कहूं कि जनाब इसमें लो रिस्क पोर्टफोलियो कहाँ है, वो पोर्टफोलियो जिसका रिस्क सबसे कम है। तो ये जो एफिशिएंट फ्रंटियर, ये जो फीजिबल सेट आपने बनाया है, इसके ऊपर आप एफिशिएंट फ्रंटियर बनाए। एफिशिएंट फ्रंटियर एक लाइन है, ये एक ऐसा लाइन है जो जितने भी ये फीजिबल सेट के ऊपर डॉट्स हैं आखिरी वाले, इनको ये कनेक्ट करता है। तो जब आप ये कनेक्ट करेंगे तो इसके लेफ्ट साइड पे, जो बिल्कुल ये लेफ्ट साइड है, इसके आखिर में जो लास्ट वाला डॉट होगा, ये वो पोर्टफोलियो है जिसको हम ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कहते हैं। मतलब कि ये वो पोर्टफोलियो है जिसका रिस्क तमाम बाकी पोर्टफोलियो से कम है। जी, ये फिजिबल सेट में जितने भी पोर्टफोलियोज हैं उन तमाम में से इस वाले पोर्टफोलियो का रिस्क सबसे कम है, क्योंकि आप अगर ये वाली पोर्टफोलियो लेते हैं तो इस वाली पोर्टफोलियो का रिटर्न तो बहुत ज्यादा है, ये देखिए इतना हाई रिटर्न है, लेकिन उसी हिसाब से इसका रिस्क भी ज्यादा है, इतना ये रिस्क दे रहा है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप ये वाला पॉइंट देखें तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसका रिस्क तमाम पोर्टफोलियो से कम है, यहाँ तक है इसका रिस्क। यहाँ इससे इस साइड पे कोई दूसरा इस तरह के पोर्टफोलियो नहीं है जिसका रिस्क इससे कम आता हो। तो आप इसको भी समझ दें और इसको याद रखें कि जब आपसे पूछा जाए कि ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो क्या है, तो आपने इसका जवाब देना है कि जब हम तमाम पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को रिस्क रिटर्न ग्राफ पे प्लॉट करते हैं और फिर प्लॉट करने के बाद जब हम एफिशिएंट फ्रंटियर बनाते हैं और उसमें जो लेफ्ट साइड पे सबसे आखिरी वाली पोर्टफोलियो होती है उसी को हम ग्लोबल मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो कहते हैं। अब इस ग्राफ में मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो भी है, ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो है जिसका रिस्क सबसे कम है, और ये जो आपको ब्लैक डॉट नजर आ रहा है ये मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो है। ये वो कॉम्बिनेशन है जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है। इससे अगर आप ऊपर देखें तो आपको कोई डॉट नजर नहीं आएगा, इसीलिए यही वो पोर्टफोलियो है जिसका रिटर्न तमाम रिटर्न से पोर्टफोलियो के रिटर्न से ज्यादा आ रहा है। अब एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या है? पिछले स्लाइड में अगर हम देखें तो इसमें हमने मतलब पोर्टफोलियोज को तो प्लॉट कर लिया, मिनिमम वेरिएंस पोर्टफोलियो को भी देखा, मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो को भी देखा, और जो बाकी फीजिबल सेट में पोर्टफोलियोज हैं वो भी नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी मार्कोविट्स कहता है कि जनाब आप एफिशिएंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट करें।
एफिशिएंट पोर्टफोलियो इसमें कहाँ है? तो सबसे पहले तो आप एफिशिएंट पोर्टफोलियो को समझने की कोशिश करें कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो क्या चीज़ है। अब आपने जो पिछली स्लाइड में ग्राफ देखा उसमें आपने देखा कि हज़ारों डॉट्स थे। हज़ारों डॉट्स मतलब हज़ारों पोर्टफोलियोज़ हैं। इसमें कुछ पोर्टफोलियोज़ ऐसे हैं, ये देखिए, इसमें कुछ पोर्टफोलियोज़ ऐसे हैं जिनका रिस्क कम है, जो इस साइड पे है, लेफ्ट साइड पे। कुछ पोर्टफोलियोज ऐसे हैं जिनका रिटर्न बड़ा हाई है, वो राइट साइड पे है। लेकिन जिनका रिटर्न हाई है उनका रिस्क भी हाई आ रहा है। जिनका रिस्क कम है फिर उस हिसाब से उनका रिटर्न भी कम है। तो अब इनमें से एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सी है? तो एफिशिएंट पोर्टफोलियो मार्कोविट्स कहता है कि ये एक ऐसी पोर्टफोलियो है कि जो एक खास लेवल ऑफ रिस्क पे जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा हो, या फिर दूसरे अल्फाज में एक खास लेवल ऑफ रिटर्न पे जिसका रिस्क सबसे कम हो, वही एफिशिएंट पोर्टफोलियो कहलाता है। और ये जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं, जब इनको हम एक लाइन के थ्रू मिलाते हैं तो उस लाइन को हम एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। अब यहां देखिए, ये वही पुराना वाला डायग्राम मैंने दोबारा उठा लिया है। ये जो डॉट्स हैं ये आपका फिजिबल सेट है, और लेट से ये जो कर्व ऊपर बन रहा है, ये जो लाइन आखिरी वाले पोर्टफोलियो को कनेक्ट कर रहा है, इसको हम एफिशिएंट फ्रंटियर कहते हैं। और तमाम आपके जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं, ये एफिशिएंट फ्रंटियर पे जितने भी पोर्टफोलियोज आ रहे हैं वही आपके तमाम एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। मतलब ये वाली जो पोर्टफोलियो है, ये वाली जो है, इस लाइन पे जितने भी पोर्टफोलियोज पड़े हैं, ये तमाम पोर्टफोलियोज आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। Suppose an investor has a risk tolerance of 15. He is willing to invest in 15% risk. So what is the best portfolio for him? अभी अगर मैं कहूं कि जनाब एफिशिएंट पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं, एक इन्वेस्टर है जो 15 यूनिट रिस्क या 15% रिस्क वो कहता है कि मैं ले सकता हूं, इतना रिस्क मैं ले सकता हूं। अब आप बताएं इस ग्राफ में मेरे लिए सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो कौन सी है, एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सी है? तो अगर मैं 15% रिस्क की बात करूं तो लेट अस सपोज यहां पे 15% रिस्क आता है, तो इस रिस्क पे आपके पास कितने पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं? तो आप ऊपर देखिए, इस रिस्क पे आपके पास ये वाली पोर्टफोलियो अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है, और इस ऊपर लाइन पे जितने भी ये सीधी लाइन पे ये पोर्टफोलियोज पड़े हैं, ये तमाम पोर्टफोलियोज आपके 15% रिस्क पे अवेलेबल है। अगर आप इनसे इस राइट तरफ आते हैं तो ये वाले पोर्टफोलियोज नहीं है अवेलेबल, क्योंकि इनका रिस्क 15 नहीं है, इनका रिस्क 16, 17, 18, 20, 25, 30 इस तरह से है। इस लाइन से लेफ्ट की तरफ जितने पोर्टफोलियोज हैं ये अवेलेबल है, लेकिन इनका रिस्क 15 से कम है, लेकिन उसका हो सकता है रिटर्न भी कम हो। अब चूंकि ये इन्वेस्टर 15% रिस्क खुशी से कबूल कर रहा है, तो हमने 15% रिस्क फिर देखना है कि इसके लिए एफिशिएंट पोर्टफोलियो इस स्टेज पे कौन सी होगी। यहाँ पे आप देखें, तो अगर मैं 15% रिस्क की बात करूं तो आप देखें मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज हैं इस फीजिबल सेट में जो पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें, ये एक पोर्टफोलियो है, ये बिल्कुल 15% रिस्क पे है, इसको मैं पोर्टफोलियो ए कह रहा हूँ। इस वाली पोर्टफोलियो को पोर्टफोलियो बी, ये भी अवेलेबल है, इसको मैं सी कह देता हूँ। ये भी अवेलेबल है, डी, ई भी अवेलेबल है, एफ भी है, जी भी है, मतलब ये तमाम पोर्टफोलियोज अवेलेबल है। अब इनमें से एफिशिएंट पोर्टफोलियो कौन सी है? तो अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्स अब अगर वो पोर्टफोलियो जो एक खास लेवल ऑफ रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न दे रहा हो। अब लेट अस सपोज ये बंदा बी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता है, ये जो बी वाली पोर्टफोलियो है इसमें ये इन्वेस्टमेंट कर लेता है, तो क्या ये इसने एक अच्छा डिसीजन लिया? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अगर आप इस ग्राफ को देखें तो बी से और भी अच्छे पोर्टफोलियोज इसी रिस्क पे अवेलेबल हैं, जो वो ये बंदा उसमें अगर इन्वेस्टमेंट करें तो उससे बी से ज्यादा फायदा होगा। लेट अस सपोज अगर सी में इन्वेस्टमेंट करें तब भी इसका रिस्क वही 15 रहेगा जो बी का था, लेकिन बी पे आपको रिटर्न इतना मिल रहा है, लेट अस से ये 5 है तो इस पे 6% रिटर्न मिल रहा है, सी पे तकरीबन 9% रिटर्न मिल रहा है। तो जाहिर सी बात है बी से फिर पोर्टफोलियो सी ज्यादा एफिशिएंट है। लेकिन अगर इसको मैं और भी पढ़ूं तो सी से भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है। डी को अगर मैं देखूं तो उसका रिस्क भी 15% है, लेकिन उसका रिटर्न सी से भी ज्यादा है। इन शॉर्ट अगर मैं देखूं तो इन तमाम कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो जी है। जी एक ऐसी पोर्टफोलियो है जिसका रिस्क वही 15 है, लेकिन इसका रिटर्न इस फिजिबल सेट में सबसे ज्यादा है। तो अगर ये शख्स जी के होते हुए ई या डी या सी में इन्वेस्टमेंट करें तो हम कहेंगे कि इसने सब ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट कर लिया है। इसने एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट नहीं की, इसने एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो को छोड़ के नॉन एफिशिएंट पोर्टफोलियोज में इन्वेस्टमेंट की। तो ये जो ऊपर एफिशिएंट फ्रंटियर पे जितने भी पोर्टफोलियोज पड़े हैं
ये तमाम आपके एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। अब जी से ऊपर मैं नहीं जा सकता। अब मुझे अगर 50 यहाँ इतना रिटर्न चाहिए तो वो इस केस में नहीं पॉसिबल, क्योंकि जो फिजिबल सेट मैंने बनाया है उसमें कोई भी पोर्टफोलियो ऐसी नहीं है जो इस लेवल तक हमें रिटर्न प्रोवाइड कर सके। तो इस फिजिबल सेट में जी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और यही इस इन्वेस्टर के लिए एक आप कह सकते हैं कि एफिशिएंट पोर्टफोलियो है। अब अगर एक दूसरा इन्वेस्टर है, अगर वो कहे कि मैंने 15% रिस्क नहीं लेना, मैं 20% रिस्क भी ले सकता हूँ, वो ज़्यादा रिस्क लेने के लिए खुश है। तो अगर वो 20% रिस्क ले सकता है तो फिर जी से भी ज़्यादा अच्छे पोर्टफोलियोज उसको आप बता सकते हैं। ये वाले जो पोर्टफोलियोज पड़े हैं, इनको अगर आप देखें तो इनका रिटर्न जी पोर्टफोलियो से भी ज़्यादा है। तो फिर उस शख्स के लिए एफिशिएंट जो पोर्टफोलियो है वो ये बनते हैं। तो आपका एफिशिएंट पोर्टफोलियो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा पड़े हैं, लेकिन इसके सिलेक्शन का डिसीजन फिर आप अपने रिस्क पे करते हैं कि कितना रिस्क आप एक्सेप्ट कर सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट में। So risk averse investors are willing to hold the efficient portfolio because they are maximizing their expected utility. जब हमने डिस्कशन शुरू किया था तो वहाँ पे हमने कहा था कि अकॉर्डिंग टू मार्केट्स तमाम इन्वेस्टर चाहते हैं कि उनकी जो यूटिलिटी फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो सके। और अगर आप इस ग्राफ को देखें तो ये एफिशिएंट पोर्टफोलियो ऐसे पोर्टफोलियोज हैं जो आपके ये यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज करते हैं, क्योंकि ये इन पे रिटर्न मैक्सिमम है एक खास यूनिट ऑफ रिस्क पे। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ कि क्या मैं इससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ? क्या मैं इन पोर्टफोलियो से भी बढ़कर कोई पोर्टफोलियो बना सकता हूँ? तो मार्कोवेट्स कहता है कि हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को और भी एफिशिएंट कर सकते हैं अगर आप अपने पोर्टफोलियो का जो फीजिबल सेट है, इसमें आप एक रिस्कलेस एसेट का इजाफा करें। रिस्कलेस एसेट से मुराद एक रिस्क फ्री एसेट, एक ऐसा एसेट जिस पे रिस्क ना हो, वो बगैर रिस्क के आपको रिटर्न देता हो। ऐसे एसेट अमूमन मार्केट में नहीं होते, लेकिन जो गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल बेचते हैं उनको हम इनकी प्रॉक्सी लेते हैं और हम कंसिडर करते हैं कि वो रिस्क फ्री रेट के बहुत करीब हैं, इसलिए थ्योरी में हम उन्हीं को रिस्क फ्री रेट कंसिडर कर लेते हैं। अब देखिए, एफिशिएंट फ्रंटियर में अगर मैं ऐड करता हूं एक रिस्कलेस एसेट, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये एक्स एक्सिस पे आपका रिस्क आता है, तो अगर एक रिस्कलेस एसेट है वो आपको 5% या 10% रिटर्न दे रहा है, तो जाहिर है उस पर तो रिस्क जीरो है। तो जब उसका रिस्क जीरो होगा तो ये इस लाइन पे बिल्कुल यहाँ आएगा, लेकिन उसका रिटर्न चूंकि 10 है तो ये यहाँ पे इसको हम प्लॉट करेंगे। अब देखें, बाकी जो आपके फिजिबल सेट के पोर्टफोलियोज है उनका रिटर्न भी है, लेकिन किसी हद तक उनमें रिस्क भी है। लेकिन ये जो रिस्क फ्री एसेट है जिसको हम ट्रेजरी बिल कहते हैं, ट्रेजरी बिल वगैरह, इनका रिटर्न तो है लेकिन इनमें रिस्क चूंकि जीरो है, इसलिए ये बिल्कुल ये वाई एक्सेस पे प्लॉट होता है। तो जब भी आपको इस तरह का ग्राफ नजर आए और वाई एक्स पे अगर कोई पोर्टफोलियो पड़ी हो तो आप समझ लेंगे ये रिस्क फ्री एसेट की बात कर रहा है। तो अब मार्कोविट्स कहता है कि इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रिस्कलेस एसेट इन रिस्की एसेट। मार्कोविट कहता है कि ये जो इन्वेस्टर है ये दोनों तरह के एसेट में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ये रिस्क फ्री एसेट में भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और ये जो रिस्की एसेट है, मतलब ये जो स्टॉक्स वगैरह है, इनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सो ही कैन बाय द रिस्क फ्री एसेट any asset from the efficient frontier, but there are many efficient portfolios, so which combination he must choose। अब देखें, अब ये जो मार्केट कहता है कि ये आप रिस्क फ्री एसेट भी खरीद सकता है और इन पोर्टफोलियोज में भी सी वो कोई भी पोर्टफोलियो खरीद सकता है। अब जाहिर है इनमें ये नीचे जो पोर्टफोलियोज हैं ये तो एफिशिएंट नहीं है, लेकिन इस लाइन पे जो पोर्टफोलियो पड़े हैं वो तो तमाम एफिशिएंट है। तो अब मैं कौन सी एफिशिएंट पोर्टफोलियो को मैं इन्वेस्टमेंट करूं? क्या मैं ये बिल्कुल लेफ्ट साइड पे जो एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं इनमें इन्वेस्टमेंट करूं, क्या ये जो बीच में यहाँ पे पड़े हैं मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करूं, या फिर ये जो टॉप में मुझे एफिशिएंट पोर्टफोलियोज मिल रहे हैं मैं इनमें इन्वेस्टमेंट करूं? तो अब मेरे लिए कम्बिनेशन बनाना मुश्किल हो गया। यहाँ तक तो मुझे पता है कि मैंने अभी रिस्क फ्री एसेट, कुछ पैसे रिस्क फ्री एसेट में लगाने हैं और कुछ पैसे मैंने रिस्की एसेट में लगाने हैं, और रिस्की एसेट में बेस्ट ऑप्शन मेरे पास एफिशिएंट पोर्टफोलियोज हैं। लेकिन अभी सवाल ये है कि मैं एफिशिएंट पोर्टफोलियो में से कौन सी एफिशिएंट पोर्टफोलियो उठाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पोर्टफोलियो है। तो लेट अस सपोज मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जो ये वाली पोर्टफोलियो है, ये जो बिल्कुल टॉप पे नजर आ रही है, जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा है, मैं कहता हूँ कि मैं जनाब कुछ पैसे इसमें लगा देता हूँ और कुछ पैसे मैं अपने रिस्क फ्री एसेट पे लगा देता हूँ। तो अगर इन दोनों को मैं एक लाइन से ज्वाइन करूँ
तो ये लाइन डी बनता है। तो फिर मेरी ये पोर्टफोलियो डी हो गया। अब पोर्टफोलियो डी क्या कर रहा है, कुछ पैसे ये रिस्क फ्री एसेट में लगा रहा है और कुछ पैसे इस वाले एफिशिएंट पोर्टफोलियो में लगा रहा है। सॉरी, यहाँ पे जो पोर्टफोलियो आ रहा है, अब क्या ये सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए रिटर्न तो इसका मैक्सिमम आ रहा है, लेकिन क्या ये सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्ज बेस्ट पोर्टफोलियो वो है जो आपकी यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करता है। अब यूटिलिटी फंक्शन को अगर मैं ग्राफ में देखना चाहूं, तो ये जो लाइन मैं खींच रहा हूं, इस लाइन का स्लोप जब सबसे ज्यादा होगा, वही वो हमारा पॉइंट होगा जिसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड यूटिलिटी सबसे ज्यादा है। तो अगर आप ये डी को देखें, तो इस लाइन का स्लोप है, लेकिन ये जो इसके साथ दूसरी सी वाली पोर्टफोलियो बनी है, जिसमें हमने रिस्क फ्री रेट और बजाय इस पॉइंट के हमने इस वाले एफिशिएंट पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट किया है। तब अगर आप पोर्टफोलियो सी और डी को देखें, तो डी से ज्यादा स्लोप सी में है। तो अगर सी में स्लोप ज्यादा है, तो इसका मकसद है कि सी आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है एज कंपेयर टू डी, क्योंकि यहाँ पे आपकी यूटिलिटी फंक्शन ज्यादा मैक्सिमाइज हो रहा है। तो क्या सी से भी हम अच्छा कर सकते हैं? एक और पोर्टफोलियो है जिसको हम बी कह रहे हैं। अब बी ने क्या किया है, बी ने इन्वेस्टमेंट किया है आपके रिस्क फ्री रेट पे, और ये बिल्कुल यहाँ पे इसको टच होना चाहिए। ये ग्राफ में ये टच नहीं हुआ, लेकिन जब आपने ये बनाना है तो यहाँ पे आपने एक टेंजेंट लाइन खींचना है। टेंजेंट लाइन किसे कहते हैं? एक ऐसा लाइन जो ये कर्व है, इस कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। अब ये जो सी लाइन है, ये देखिए इसने 2 पॉइंट पे टच किया है, यहाँ पे भी टच किया है और यहाँ पे भी टच किया है। डी ने भी 2 पॉइंट पे टच किया है, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन ये जो बी है, इसको आप टेंजेंट लाइन तभी कहेंगे जब ये हल्का सा सिर्फ इधर टच करे और फिर सीधा गुजर जाए। तो एक ऐसा लाइन जो ये कर्व को एक जगह टच करता है, उसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। तो इस कर्व पे जब आप टेंजेंट लाइन खींचेंगे और जिस पॉइंट पे वो टेंजेंट लाइन टच करेगा, वही पॉइंट आपका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो होगा, वही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यही देखें, बी, सी और डी में ये जो बी टेंजेंट लाइन है, इसका स्लोप सी से भी ज्यादा है और डी से भी ज्यादा है। इसलिए मेरे पास सबसे बेस्ट पोर्टफोलियो इस वक्त कौन सी है? बी, कि मैं कुछ पैसे रिस्क फ्री रेट में लगाऊं और यहाँ पे जो टेंजेंट पोर्टफोलियो एक जो भी पोर्टफोलियो इस पॉइंट पे है, कुछ पैसे उसमें लगाऊं। और लेकिन अभी आप कहेंगे कि ए जो पोर्टफोलियो है उसका स्लोप तो बी से भी ज्यादा है, तो फिर ए क्यों नहीं बेस्ट? ए इसलिए नहीं बेस्ट क्योंकि आप अगर देखें तो यहाँ पे कोई पोर्टफोलियो हमारे पास है ही नहीं। ए जो है ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारा फीजिबल सेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे सारे पोर्टफोलियोज खत्म हो जाते हैं, तो ए पे तो कोई पोर्टफोलियो है ही नहीं। तो दैट इज वाई ए कॉम्बिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो इन कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन जो है वो बी का है। So which combination is best, A, B, C or D? Remember, the investor wants to maximize his expected utility. This is only possible when the slope of the line is maximum. अभी यहां से बात चलती है द टेंजेंसी पोर्टफोलियो की तरफ। अब टेंजेंसी पोर्टफोलियो क्या है? सो पोर्टफोलियो डी इज इन्वेस्टिंग इन रिस्क फ्री रेट एंड द मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो, सो इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि जो पोर्टफोलियो डी है वो मैक्सिमम रिटर्न पोर्टफोलियो और रिस्क फ्री रेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो क्या ये बेस्ट है? द आंसर इज नो। सी द स्लोप ऑफ द लाइन, द मैक्सिमम यूटिलिटी लाइज ऑन द कर्व वेयर द स्लोप ऑफ द लाइन इज मैक्सिमम। जैसे कि मैंने कहा, इसका जवाब नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपने देखना है कि यूटिलिटी फंक्शन मेरा मैक्सिमाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पॉइंट डी पे आपका यूटिलिटी फंक्शन मैक्सिमाइज नहीं हो रहा, क्योंकि स्लोप ऑफ द लाइन अभी भी उससे कम था, इससे हम अच्छा कर सकते थे। जब मैंने पॉइंट सी और पोर्टफोलियो सी और पोर्टफोलियो बी बनाया, तो मुझे पता चला कि पोर्टफोलियो बी में ही सबसे ज्यादा स्लोप है, इसलिए बेस्ट पोर्टफोलियो मेरे लिए पोर्टफोलियो बी है। सो वेयर इज द पॉइंट वेयर द स्लोप ऑफ द लाइन इज मैक्सिमम? इट इज द टेंजेंसी पोर्टफोलियो वेयर द स्लोप ऑफ द लाइन इज मैक्सिमम एंड हेंस इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। टेंजेंसी पोर्टफोलियो लाइज ऑन द पॉइंट वेयर द लाइन टचेस द एफिशिएंट फ्रंटियर। तो ये जो पोर्टफोलियो बन रही है बी, इसको हम टेंजेंसी पोर्टफोलियो कहते हैं। टेंजेंसी पोर्टफोलियो इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक टेंजेंट लाइन खींच चुका है रिस्क फ्री रेट से। तो ये जो टेंजेंट लाइन रिस्क फ्री रेट से आता है और एफिशिएंट फ्रंटियर पे एक पॉइंट टच करता है, और फिर इससे जो पोर्टफोलियो बनती है उसको हम टेंजेंसी पोर्टफोलियो बी कह सकते हैं।
अब ये ग्राफ अगर आप देखें तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा इन्वेस्टर जिसको रिस्क बिल्कुल नहीं पसंद, वो सिर्फ रिस्क फ्री रेट में इन्वेस्टमेंट करेगा। अगर वो थोड़ा बहुत रिस्क टॉलरेट कर सकता है, तो फिर उसके लिए मैं क्या करूंगा, थोड़े पैसे उसके मैं रिस्क फ्री रेट में लगाऊंगा और बाकी पैसे मैं उसके जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोर्टफोलियो है उसमें लगाऊंगा। अब द टेंजेंसी पोर्टफोलियो की हमने बात की, सो पोर्टफोलियो ए इज नॉट पॉसिबल, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये जो ए वाली पोर्टफोलियो है, ये जैसे मैंने पहले कहा, ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कोई भी ऐसी पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो एच इज द बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन। अब अगर इस ग्राफ में आप देखें तो ये जो एच, ये देखें अब यहाँ पे मैंने टेंजेंट लाइन खींच दिया है, तो ये जो एच पे जहाँ पे टच हो रहा है, इस एच वाली पोर्टफोलियो को जो एफिशिएंट फ्रंटियर पे है, इसको हम ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कहते हैं। और फिर अगर मैं पोर्टफोलियो एच और रिस्क फ्री रेट का कॉम्बिनेशन बनाता हूं, ये पोर्टफोलियो एच और रिस्क फ्री रेट का, तो यही मेरे पास सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनेगा जिस पे मैं अपने लिए इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। अकॉर्डिंग टू हेनरी मार्कोविट्ज, द पोर्टफोलियो एच इज द ऑप्टिमम पोर्टफोलियो बिकॉज इट मैक्सिमाइजेज द रिस्क, द रिवार्ड पर यूनिट ऑफ रिस्क। वेयर वुड यू इन्वेस्ट इन प्रैक्टिकल लाइफ? अगर हम प्रैक्टिस में बात करें तो अब मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, देखें यहाँ पे तो मैंने कहा कि रिस्क फ्री रेट पे है और एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो मेरे पास यहाँ पे आ रही है एच। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब मैं प्रैक्टिस में इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरे पास जितने पैसे हैं, क्या वो तमाम पैसे मैं रिस्क फ्री रेट में लगाऊंगा, या वो तमाम पैसे मैं सिर्फ ये एच वाली जो पोर्टफोलियो है इसमें लगाऊंगा, या फिर अगर मैंने कॉम्बिनेशन में लगाना है तो एच में कितने पैसे लगाऊं और रिस्क फ्री रेट में कितने पैसे लगाऊं। तो इसका जवाब हम इस स्लाइड में देखेंगे। इफ द इन्वेस्टर इज रिस्क अवर्स, अब ये जो क्वेश्चन है कि मैंने कॉम्बिनेशन में कितने पैसे लगाने हैं, इसका जवाब आपको तब ही पता चल सकता है जब आपको अपने रिस्क का पता हो कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं। ये आपके रिस्क प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करता है। तो लेट अस सपोज आपके पास एक इन्वेस्टर आता है और वो कहता है कि मैंने सिर्फ 2% रिस्क लेना है, इससे ज्यादा रिस्क मैं नहीं ले सकता। इसको हम कह सकते हैं ये एक रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है। तो अगर अब वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो हम उसके लिए फिर क्या करेंगे, इसी लाइन से हम हेल्प ले सकते हैं, ये जो लाइन हमने खींचा है। देखिए अगर 2 पे इन्वेस्टमेंट करता है तो मेरे ख्याल से यहाँ के तक वो आ रहा है। Let's say he only want 2% risk, then he can invest in a combination of the optimum portfolio H and treasury bill. Thus he will invest in portfolio K. अब यहाँ पे देखिए अगर वो 2% रिस्क ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो इस पॉइंट से आगे नहीं जाना चाहता। तो अगर इस पॉइंट तक वो आ रहा है तो अगर आप ऊपर देखें तो यहाँ पे ये पोर्टफोलियो के बनता है कि वो कुछ कॉम्बिनेशन एच का लेगा जो आपकी ऑप्टिमम पोर्टफोलियो है और कुछ कॉम्बिनेशन रिस्क फ्री रेट का लेगा। मतलब अब इस केस में वो रिस्क फ्री रेट में अच्छे खासे पैसे लगा रहा है और वो उसका पोर्टफोलियो के बन रहा है। अब अगर इसके मुकाबले में एक और इन्वेस्टर है जो कि यंग है, उसके पास पैसे भी हैं और वो ज्यादा कमाना चाहता है, तो वो कह रहा है कि जनाब मैं 20% तक रिस्क में टॉलरेट कर सकता हूँ। तो फिर अगर वो 20% रिस्क टॉलरेट कर सकता है तो फिर बजाय के में इन्वेस्टमेंट करने के उसको जेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्यों? अब देखिए जेड का रिटर्न बहुत ज्यादा हाई आ रहा है, के का रिटर्न रिस्क फ्री रेट से थोड़ा सा ज्यादा है। थोड़ा सा ज्यादा इसलिए है क्योंकि वो बंदा ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, तो जितना वो ज्यादा रिस्क लेगा उतना ही उसका रिटर्न ज्यादा ज्यादा होगा। अभी जो यंग बंदा है जो 20% रिटर्न ले रहा है उसको पोर्टफोलियो जी बना के दे सकते हैं हम। अब आप कहेंगे कि जी कैसे पॉसिबल है, तो यहाँ पे जो आपका मार्कोविट की थ्योरी के एजम्पशंस थे उसमें एक एजम्पशन था कि तमाम इन्वेस्टर रिस्क फ्री रेट पे पैसे बोरो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मार्कोविट कहता है कि ये जो इन्वेस्टर है ये इस रिस्क फ्री रेट पे पैसे बोरो करेगा और जितने पैसे इसको बोरो जो उधार मिलते हैं वो तमाम पैसे लेके वो ऑप्टिमम पोर्टफोलियो एच में इन्वेस्टमेंट करेगा और तब जाके उसका जी पोर्टफोलियो बनेगा जिसका रिटर्न सबसे ज्यादा होगा। और इस पोर्टफोलियो को हम कहते हैं कि ये बंदा ट्रेडिंग कर रहा है ऑन मार्जिन, इसको हम मार्जिन ट्रेडिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर इस ऑप्टिमम पोर्टफोलियो से ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करेगा इस लाइन पे तो इसको हम मार्जिन ट्रेडिंग कहेंगे। मार्जिन ट्रेडिंग से मुराद कि यहाँ पे वो उधार लेके इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एच पोर्टफोलियो उसका ऑप्टिमम पोर्टफोलियो है और के वो पोर्टफोलियो है जो जितना आपका रिस्क कम होता जाता है उतना आप रिस्क फ्री रेट की तरफ मूवमेंट करते हैं। मार्कोविट्स थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हासिल है प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि जब आप फंड मैनेज करते हैं
तो आपके पास हज़ारों कस्टमर्स आते हैं और तमाम लोगों के डिफरेंट ख्वाहिशात होते हैं। हर कोई चाहता है कि मतलब जब आप उससे इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछेंगे, तो हर एक के रिटर्न और रिस्क के प्रेफ़रेंसेस डिफरेंट होते हैं। कुछ लोग होंगे जिनको रिस्क कम पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो रिस्क की परवाह नहीं करते लेकिन उनको रिटर्न ज़्यादा चाहिए होगा। तो आप इन तमाम लोगों के जो डिमांड है उनको आप सैटिस्फाई नहीं कर सकते और ना आप मतलब आप उन तमाम के लिए पोर्टफोलियोज़ कैलकुलेट करके उनको दे सकते हैं कि ये बड़ा मुश्किल काम है। तो जब आपको ये एफिशिएंट फ्रंटियर बनाना आ जाता है और ये टेंजेंसी पोर्टफोलियो के सामने जो ये लाइन खींचा है, इसको हम कैपिटल मार्केट लाइन कहते हैं, सीएमएल। अगले लेक्चर में हम इसको पढ़ेंगे। तो अगर आप ये सीएमएल ड्रा कर लेते हैं, तो फिर बड़े आसानी से आप उन तमाम इन्वेस्टर्स की नीड को पूरा कर सकते हैं। फिर आपने ये करना है कि सबसे पहले आपने एक ऑप्टिमम पोर्टफोलियो कैलकुलेट करना है, रिस्क फ्री रेट होगा, फिजिबल सेट बनाना है, एक सीधा लाइन ड्रा करना है, टेंजेंट लाइन जिससे सीएमएल बनेगा, कैपिटल मार्केट लाइन इसको हम कहते हैं। और इसी लाइन के बेस पे आप उनके लिए जो उनकी इन्वेस्टमेंट है वो डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने फिर उसको एक जो इन्वेस्टर है उनसे कुछ सवाल पूछने हैं रिस्क के बारे में। आपने सिर्फ ये पता लगाना है कि इन्वेस्टर के रिस्क ज़्यादा लेना पसंद कर रहा है या कम। तो अगर उसको रिस्क नहीं पसंद, तो फिर आप कोशिश करेंगे कि उसके ज़्यादा पैसे रिस्क फ्री रेट में लगाएँ और थोड़े पैसे जो आपके जो रिस्की एसेट हैं उसमें लगाएँ। अगर वो रिस्क टॉलरेट कर सकता है, तो उस हिसाब से फिर आप उसके पोर्टफोलियो में रिस्की एसेट में ज़्यादा पैसे लगाते हैं। मार्केट थ्योरम के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा। अगले लेक्चर में मैं मार्केट थ्योरम को आगे लेके चलूँगा। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए इसके पास जो वीडियोज़ हैं आप उनको पढ़ें। फिर जब ये इसकी थ्योरी कंप्लीट होगी तो इंशाल्लाह इसको मैं आपको एक्सेल में भी करके दिखाऊँगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट करें। आपके सवालों के